आ गया ओमेगा, और इसका mg तो यहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg आएगा। तो इस ओमेगा की वजह से ये इसका मोशन कैसा है, सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट क्या कोई टॉर्क लग रहा है क्या, कोई टॉर्क है क्या इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क अबाउट पॉइंट हो, mg क्या किससे पास होगा, इसी पॉइंट से पास होगा, तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। और वैसे भी देख लेंगे, अगर r फाइंड करना है तो r ये होगा, mg ये है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, इट मींस r क्रॉस f वुड बी 0। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट हो क्या है, 0 है। तो इसका आई एल्फा 0 आ गया, तो आई तो 0 है नहीं, तो क्या 0 होगा, एल्फा, यहां से एल्फा की वैल्यू 0 आ गई, एल्फा 0 आ गया, देयरफॉर एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्फा इंटू आर, तो एटी 0 हो जाएगा। तो इस केस में एटी की वैल्यू क्या है, 0 है। इस केस में एटी की वैल्यू क्या है, 0 है। एंड एसी क्या आ जाएगा, दो एक्सेलरेशन होता है, एसी क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3g/l, और आर कितना है, तो l/2, l/2, तो ये l/2 हो जाएगा। तो एसी कितना आ जाएगा, 3g/2। तो इसका जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके टुवर्ड्स होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, यही है आपका एसी। तो अब देखो, इसका जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, या आप बोले नेट एक्सेलरेशन, तो इसका इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब इस रॉड पे जो नेट फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे हिंज जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसा लगा रहा हो। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता तो एक्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन फोर्स या हिंज फोर्स लगता, तो यहाँ पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा। तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए सी। कुछ आई बात समझ में, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन दिस रॉड। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है, ये चीज क्लियर है। नहीं नहीं, एम जी नहीं, एम जी कहां से, रोटेट कर रहा है यहाँ पे, रोटेट कर रहा है ना, समझिए, इसलिए तो क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये अगर ऐसा रेस्ट में होता, सिर्फ ग्राउंड पे रख देते इसको, ग्राउंड पे भी ऐसा रख देते, तब एमजी आता। अभी ये ऐसा था, इस पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, एक पॉइंट है, फिक्स्ड है, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ऐसा हो गया, तब नॉर्मल कितना होगा, ये नॉर्मल कितना लगा रहा है, ये रिएक्शन फोर्स कितना लगा रहा है, नॉर्मल का मतलब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स, ये जो नॉर्मल दिख रहा है आपको, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये जो फोर्स है, साइड में कहीं पे यहाँ पे लिख लीजिए, इसका मतलब ये है नॉर्मल फोर्स मतलब रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि नॉर्मल इस पे लगेगा। तो अब मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, नॉर्मल फाइंड करने के लिए फर्स्ट हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन, ये सेंटर ऑफ मास किस में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, देयर वुड बी टू एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किससे आता है, तो अल्फा से आता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किससे आता है, तो ओमेगा से आता है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क तो 0 है, इसका टॉर्क भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि यहां से आर और एमजी जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 हो जाएगा, तो इसीलिए टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। टॉर्क 0 होगा तो आई अल्फा इक्वल्स टू 0, आई तो 0 है नहीं, तो अल्फा 0 होगा, तो एटी की वैल्यू अल्फा इंटू आर, तो एटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एसी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा फाइंड किया यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी होगी, l/2, तो यहां से आ जाएगा एसी। तो इसका जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है इस साइड है, इसका सर्कल ऐसा होगा ना यार, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेंटर, इसका सेंटर ये है, तो सेंटर के टुवर्ड्स होगा। ये जो सेंटर ऑफ मास सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, ऐसा है ना इसका पाथ, सेंटर यहाँ पे होगा, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस साइड होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब नॉर्मल डायरेक्शन इस पे इस साइड लग रहा होगा। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, n माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए सी, m इंटू ए सी। कुछ आई बात समझ में, नोट कर लीजिए।
नोट करो पहले, नोट करो। यार थोड़ा फास्ट नोट करो। डन। नोट कर लिया इसको। अब देखो यहाँ से समझो यार। ये रॉड जो है, ये कुछ ऐसा रॉड है। ये रॉड ऐसा है, इस पॉइंट के वर्ड ये रॉड रोटेट कर सकता है, तो अभी ये रॉड हो गया ऐसा। ठीक है। तो ये जो हिंज्ड पॉइंट है, ये जो पाइवोट है, ये इस रॉड पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स की वैल्यू को आप mg नहीं बोल सकते। ये फोर्स की वैल्यू कब, जब ये रॉड ऐसा होता, ये ऐसा होता ग्राउंड पे, है ना, ये रेस्ट में होता ग्राउंड पे या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस साइड मूव कर रहा होता, तब आप बोलते ये mg है और ये नॉर्मल है, तो n की वैल्यू हो जाएगी mg। वैसा है नहीं यहाँ पे। क्या किया है, इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट यहां से हिंज कर दिया है। अब ये रॉड रोटेट कर रहा है, तो अभी यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया है वर्टिकल। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो हिंज है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, या रॉड इस हिंज पे कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होगा, जितना ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, दोनों की वैल्यू सेम हो। तो अब मुझे फोर्स फाइंड करना है इस रॉड पे। फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, इसका इस पे फोर्स फाइंड करना है। मान लीजिए ये फोर्स F फाइंड करना है, तो क्या करोगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड। एक्सेलरेशन फाइंड करोगे इस रॉड का। तो यहाँ पे जब भी आपको बताया कि जब रिजिड बॉडी आ जाती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ जाता है, तो उस केस में किसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन पूरे रॉड के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर ऑफ मास। क्लियर। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन कैसा है, तो वो सर्कुलर पाथ, मतलब उसका जो मोशन है वो सर्कुलर है, ऐसा मूव कर रहा है सर्कल में। तो आपको ये भी बताया है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, तो देयर वुड बी टू एक्सेलरेशन, है ना, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और
एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो AC है वो किसकी वजह से आता है, ओमेगा की वजह से, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, अल्फा की वजह से। तो आपको ओमेगा भी फाइंड करना पड़ेगा और अल्फा भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ओमेगा तो यहां से जब ये रॉड यहाँ पे आया तो ओमेगा आपने फाइंड कर लिया, क्या यूज करके, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके आपने ओमेगा फाइंड कर लिया। ठीक है, अल्फा फाइंड करने का क्या मेथड है, टॉर्क लगाना पड़ेगा, टॉर्क से फाइंड कर पाएंगे अल्फा। तो आपने टॉर्क का यूज करके क्या फाइंड कर लिया, अल्फा। टॉर्क का यूज करके आपने अल्फा फाइंड कर लिया। अब अल्फा है आपके पास, ओमेगा है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा AT। और ये कैसा इसका सर्कुलर पाथ होगा, ऐसा, ये फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक ये सब बताया है था कुछ, कि ऐसा सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, है ना। तो ये सेंट्रिपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ऐसा, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। इसका सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर के टुवर्ड्स होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो ये वाली वैल्यू इस केस में आ रही है 0, ये वाली वैल्यू है आपके पास ओमेगा स्क्वायर R। अब पता चल गया कि इस इंस्टेंट पे जब ये रॉड वर्टिकल हो जा रहा है, वर्टिकल के केस में रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड में है, और उसकी वैल्यू जो है AC या ACM जो बोल दीजिए, ओमेगा स्क्वायर R है। आपको पता है रॉड पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो अब ये बताओ, इस रॉड का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और इस रॉड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि एक फोर्स होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो हिंज पॉइंट है या पाइवोट है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। इसको आप N बोल दीजिए, NY या RY रिएक्शन फोर्स है, कहीं पे FY लिखेंगे तो चलेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी होता AT, तो यहाँ पे भी एक फोर्स आता NX या RX रिएक्शन फोर्स, या FX। बट ये वाली वैल्यू 0 है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। और वाई डायरेक्शन में क्या लिखोगे आप, क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, इक्वल्स टू M इंटू AC हो जाए। तो यहां से NY माइनस MG इक्वल्स टू M। AC की वैल्यू ये कितना था, AC ओमेगा स्क्वायर R। तो NY की वैल्यू क्या आ गई, माइनस MG इक्वल्स टू M। ओमेगा था 3G/L, R की वैल्यू है L/2, कैंसल आउट हो जाएगा। तो NY की वैल्यू कितनी हो गई, MG प्लस 3mg/2। तो NY या RY क्या लिखेंगे आप, 5mg/2। एंड NX क्या होगा, NX भी लिख दीजिए, एंड NX इक्वल्स टू M इंटू AX या ACM अलोंग X डायरेक्शन। तो NX की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी M इंटू 0, तो NX की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अभी भी कोई डाउट है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करो, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये भी क्या है नहीं है, तो थोड़ा क्लियर होगा। नोट कर लीजिए पहले से। बिकॉज एटी जीरो है ना, एटी जीरो है, सेंटर ऑफ मास ये है, एक्स डायरेक्शन ये इसको मान लिया, वाई डायरेक्शन इसको मान लिया। तो एटी की वैल्यू तो इस केस में 0 है ना यार। एटी क्या होगा, एल्फा इंटू आर, एल्फा 0 है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यही तो एटी क्या है, एक्स है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो एटी है ना, वाई डायरेक्शन में एसी है। अरे क्लियर है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कौन सा एक्सेलरेशन यूज करेंगे, ये वाला। इसकी वैल्यू क्या है, 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रॉड जो है ये ऐसा है, थिन रॉड है, थिन रॉड। अभी ये कितना एंगल बना रहा है, इससे एंगल बना रहा है 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, 30 डिग्री। मास m, लेंथ l, यूनिफॉर्म रॉड, इस पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड रॉड। ये जो है रॉड इज रिलीज्ड, rod is released when it is at it is at 60 degree with vertical. Find the force, find the force on the pivot. इस पे बताना है फोर्स। तो देखो ये जितना फोर्स रॉड पे लगाएगा, रॉड इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस पाइवोट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो अब बेसिकली आपको किस पे फोर्स फाइंड करना है, तो इस रॉड पे फोर्स फाइंड करना। फाइंड द फोर्स ऑन द पाइवोट व्हेन the rod is horizontal, when the rod is horizontal। तो यहां से रिलीज किया है, रिलीज किया तो ऐसा आएगा। तो अब ये बताओ हॉरिजॉन्टल होगा तब बताना, इस इंस्टेंट पे नहीं बताना है। तो हॉरिजॉन्टल में जब ये ऐसा हो जाएगा रॉड, तो उस केस में आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले फोर्स जब फाइंड करना है तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन भी आ सकता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ सकता है। तो सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन किससे आएगा, तो सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा से आएगा। ओमेगा से आने का मतलब क्या है कि यहां से जब ये यहाँ पे आया है तब ओमेगा फाइंड करना है, इसका मतलब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। सेकेंड, एटी किससे फाइंड होगा, अल्फा से। अल्फा के लिए आपको यहाँ पे टॉर्क लगाना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ। एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कितना है।
देख लेते एक बार क्या आ रहा है। ये रॉड ऐसा था, ये एंगल 30 डिग्री है ना। अभी ये ऐसा हो गया हॉरिजॉन्टल, ये रॉड ऐसा था मान, अभी ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो एम जी तो स्पेस ही डायरेक्शन में लगेगा। तो एम जी इस डायरेक्शन में, यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ चुका है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ चुका है, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, और ये वाली वैल्यू L/2 है, तो ये कितना जाएगा L/2 साइन 30, तो ये जाएगा L/4, L/4। अब देखो यहाँ पे तो ओमेगा 0 था, बट यहाँ पे इसका कुछ ओमेगा आ जाएगा, तो क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी एक ही फोर्स का वर्क हो रहा होगा, यहाँ पे जो भी रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा उसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, इसी का है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन L/4 है, और यहाँ पे m है, यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, तो mg/L/4, mg/L/4। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका मोशन कैसा है, प्योर रोटेशनल मोशन, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इनिशियली तो ये 0 है, तो ये कितना आ रहा है, mg/L/2 इक्वल्स टू mg/4, L/2 नहीं L/4 है, इक्वल्स टू हाफ, फिर से ये इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, टू से टू टाइम्स में जाएगा, ml कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा स्क्वायर इज 3g/12, देयरफॉर ओमेगा कितना आ गया, √3g/12। ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आ जाएगा आपको। अब दूसरा, जब ये रॉड क्या हो गया है वर्टिकल, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल, जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो अभी इसका अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस इंस्टेंट पे आपको फोर्स चाहिए, तो mg लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इसके अबाउट ये वाला डिस्टेंस L/2 है, तो ये तो पहले भी फाइंड किया है। तो टॉर्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ मान लेते हैं, टॉर्क आउट पॉइंट ओ इज L/2 इंटू mg, और टॉर्क होगा क्या, आई अल्फा इक्वल्स टू mg/2। आई की वैल्यू क्या है, ml/3, अल्फा इक्वल्स टू mg/2, तो ml कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3g/12। तो अल्फा भी फाइंड कर लिया, ओमेगा भी फाइंड कर लिया, अब अपन क्या फाइंड करेंगे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले।
तो ये रॉड जो है, इस रॉड का अभी सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका एटी आएगा यहाँ पे। एटी की वैल्यू क्या होगी, एल्फा इंटू आर। एल्फा कितना था अभी, 3g/12, है ना, 3g/12। आर कितना है, तो आर हो जाएगा L/2, L/2। ये कितना आया, 3g/4। इस डायरेक्शन में इसका ए सी आएगा, एंड ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कितना है, 3g/12 इंटू L/2, तो ये भी 3g/4, ये भी 3g/4, है ना, 3g/12 का। तो अब देखो, इस रॉड का इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये जो रॉड होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स, ये इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, तो रिएक्शन फोर्स भी इसी साइड लगेगा। तो इसको आप आर एक्स बोल दीजिए, एन एक्स बोल दीजिए, एन एक्स, यही आर एक्स इक्वल्स टू एन एक्स। और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि एम जी इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो एक्सेलरेशन ए सी एम अलॉन्ग एक्स 3g/4 है, और ए सी एम अलॉन्ग वाई ये भी 3g/4 है। तो ये तो जी से कम है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा आर वाई या एन एक्स, एन वाई, कोई पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, तो आर एक्स या एन एक्स इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम एक्स। तो यहाँ पे ए सी एम की वैल्यू है 3g/4, तो ये आ जाएगा 3mg/4। एंड एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई डायरेक्शन में, तो एम जी माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम अलॉन्ग वाई। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है, एम जी माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम इंटू 3g/4। इसको इस साइड लाएंगे, तो ये जाएगा एम जी माइनस 3mg/4 इक्वल्स टू एन वाई, देयरफॉर एन वाई इक्वल्स टू mg/4, mg/4। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा, है ना, हेंस नेट नॉर्मल इज अंडर रूट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से पुट कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 9m² g²/16, और ये आ जाएगा m²g²। नेक्स्ट पेज में ही लिखता हूँ यार, सादा ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो अब आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे फाइंड करना है, क्या होगा नहीं होगा।
तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई, ये हो जाएगा 9 m² g² by 16, और ये हो जाएगा m²g² by 16। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 m²g² by 16। तो आंसर आपका √10 mg/4, √10 mg/, आंसर। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, ये भी मासलेस स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या है, एक रॉड है, ये ये रॉड है, इसका मास m, लेंथ l, मास m लेंथ l, ऐसा दिया, मासलेस स्ट्रिंग, एक रॉड है, मास हॉरिजॉन्टल है, पहले ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर द राइट स्ट्रिंग, इसको कट कर दिया, आफ्टर द राइट स्ट्रिंग इज कट, string is cut, find the first linear acceleration of the free end of the rod, free end इसका बताना है आपको, इसको कट किया तो फ्री एंड ये रहेगा, फ्री एंड ऑफ द रॉड। सेकेंड, linear acceleration of center of mass of rod, of the rod। third, tension in the left string, in the left string, tension in the left string। सब सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किया, अगर कट करोगे तो पहले जैसा क्वेश्चन आ जाएगा, 1.5 जी, करेक्ट, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, बस सिर्फ इसमें स्ट्रिंग आ गया, टेंशन, वो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन। खुद से सोचो ना, अगर इसको कट करोगे तो ये ऐसा होगा ना, कट करोगे तो ये ऐसा होगा, इस पॉइंट के बाद ऐसा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है मान लीजिए वर्टिकल, तो ये ऐसा रोटेट करेगा, कट करोगे तो ये ऐसा रोटेट करेगा, तो अभी इस टाइप से आएगा, तो रोटेट करेगा, इसके बोट रोटेट कर रहा है, तो इसके बोट आप टॉर्क फाइंड कर लीजिए, टॉर्क फाइंड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, आपको पता है अल्फा, इसके अबाउट अबाउट फाइंड करेंगे तो वही अल्फा सबका होगा, तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा से एक्सेलरेशन फाइंड करते, सेंटर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक बार अल्फा आ गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ओमेगा तो जीरो रहेगा, जैसे कट करेंगे ओमेगा वुड बी जीरो, तो इस सेंटर ऑफ मास का सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, तो वहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन। सेकेंड 3g/4, करेक्ट, सही आया, सही आंसर।
ये सिंपल सा है, इसको कट किया तो अभी ये रॉड अभी रोटेट करेगा ऐसा अल्फा से, है ना। ये रॉड इसके वो रोटेट करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। ये वाले स्ट्रिंग का तो टेंशन 0 हो गया, यहाँ पे mg आएगा, ये वाला डिस्टेंस L/2 और यहाँ पे टेंशन T आएगा। तो इसके बाद टॉर्क लेंगे तो ये इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट ए, तो इसका तो कोई टॉर्क होगा नहीं क्योंकि एसी से पास हो रहा है, ये वाला दोनों परपेंडिकुलर है, तो L/2 इंटू mg हो जाएगा। और टॉर्क क्या होगा, आई अल्फा इक्वल्स टू mg L/2। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसके अबाउट कितना होगा, ml²/3 अल्फा इक्वल्स टू mg L/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू फिर से कितनी आएगी, 3g/12, 3g/12। थर्ड का mg मास के टर्म्स में आंसर आएगा mg/4 आएगा, mg/4। नोट कर लीजिए इसको, अल्फा आ गया तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आ जाएगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि अल्फा पता है। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया तो इस टेंशन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है ये। कट किया तो अल्फा होगा और ओमेगा की वैल्यू 0 होगी। हाँ ठीक, इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, होमवर्क वाला होमवर्क दिया है उसको डिस्कस करेंगे अपन। नोट कर लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी टॉर्क पे कुछ क्वेश्चंस होगा, फिर आगे का कॉन्सेप्ट आएगा, बट पहले टॉर्क पे कुछ क्वेश्चंस होगा। नोट कर लिया इतना। तो अल्फा की वैल्यू 3g/12 हो गई। तो अब यहाँ से इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो अपने को पता है कि ये अल्फा इसके वो अबाउट अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इस साइड आएगा। तो इस साइड एक्सेलरेशन कितना होगा, इक्वल्स टू अल्फा आर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3g/12। और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस एल आ जाएगा इस एंड का, तो एल हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3g/2 हो जाएगा। सेकेंड, ये अल्फा से रोटेट कर रहा था, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस साइड आ जाएगा, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ए एसीएम बोल दीजिए क्योंकि एसी तो 0 होगा। तो ये अल्फा इंटू L/2 हो जाएगा। तो 3g/2l इंटू L/2, एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, 3g/4 आ गया। थर्ड, यहाँ पे mg लग रहा है और यहाँ पे टेंशन लग रहा है और इस डायरेक्शन में एसीएम की वैल्यू है 3g/4। तो आप क्या लिखोगे, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू एसीएम। तो ये वाली वैल्यू mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू 3g/4। इसको इस साइड लाइए तो mg माइनस 3mg/4 इक्वल्स टू t। देयरफॉर t इक्वल्स टू mg/4। पहले जैसा ही क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद होमवर्क जो दिया था उसको एक बार मैं डिस्कस करता हूँ। रोटेशनल ना, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। नहीं ऐसा थोड़ी हो जाता है, देखो ना, ये ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं कि हो जाता है, समझो एक बार फिर से। ये रॉड वर्टिकल है ना। अब ये बताइए इस रॉड पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक यहाँ पे mg लगेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
दूसरा फोर्स अगर यहाँ पे कोई लग भी रहा होगा, NX NY कोई फोर्स अगर लग भी रहा है, तो इस पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड करोगे तो इसका टॉर्क जीरो, इसका टॉर्क जीरो, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है। इसका टॉर्क अगर फाइंड करोगे तो ये R है और ये mg है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। टॉर्क क्या होता है, R इंटू एम जी इंटू साइन थीटा, तो साइन जीरो, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, जीरो ना। टॉर्क क्या हो गया, जीरो, तो आई एल्फा इक्वल्स टू जीरो। तो आई जीरो थोड़ी है, अल्फा जीरो होगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है इसका, इसके वॉट एम एल स्क्वायर बाई 3, तो अल्फा जीरो हो गया, अल्फा जीरो, इसीलिए इट इज जीरो। ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल करके बताओ, जैसे टॉर्क ऐसा आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये बताओ क्या कि आर, इफ आर इज पैरेलल टू एफ देन टॉर्क वुड बी जीरो। ये सब तो वेक्टर की स्टोरी थी। पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ पे आर भी ऐसा है, ये भी ऐसा है ना। डन। एक बार होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 दिया था, उसका बता दीजिए क्या आपको डाउट है, उसको मैं डिस्कस करूँ। एक मिनट। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 8, 13, 14, 17, 18, 1, 7। देखो यार, फर्स्ट, a point mass ma is connected to a point mass mb by a massless rod hai, of length l as shown in figure. It is observed that the ratio of moment of inertia of the system about the two axes bb and aa, which is parallel to each other and perpendicular to the rod ab upon aa, is 3. The distance of the center of mass of the system from the mass a, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वाला डिस्टेंस एल है। सेंटर ऑफ मास बताना है ए से, यहाँ से इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। इसके अबाउट गिवन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ है, आई ए बी बी अपॉन आई ए, ये है ए डैश या ए बोल दीजिए, बी बी डैश या बी बी गिवन है। बताओ इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू गिवन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका तो जीरो होएगा, इसका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना आएगा, एम ए इंटू एल स्क्वायर। इसका जो है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका तो जीरो होगा, सिर्फ इसका आएगा, कितना आएगा, एम बी इंटू एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, एम बी इक्वल्स टू 3, एम एम ए इक्वल्स टू 3 एम बी। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। आई बात समझ में। अब दूसरा क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए आपको। तो एक चीज बताया कि जैसे अगर यहाँ पे सपोज सेंटर ऑफ मास है, ये वाला डिस्टेंस r1 है और ये वाला डिस्टेंस r2 है, तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि r1 की वैल्यू कितनी होती है, mb बाय एम ए प्लस एम बी इंटू आर, आर मतलब l, तो यहीं से चाहिए ना r1। तो r1 mb की वैल्यू क्या है, mb को mb रखिए, ma को क्या लिख सकते हैं आप, 3 mb।
3 MB प्लस MB इंटू L। तो ये कितना आ जाएगा, MB बाय 4 MB इंटू L। MB से MB जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/4। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P। ये ऐसा प्लेट है और ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट। ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेट, P से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है I। Then the moment of inertia of PQR about an axis perpendicular to the plane. The moment of inertia of PQR about an axis perpendicular to the plane of the plate about P. Okay. P, Q, R और S। इस पूरे प्लेट का, रेक्टेंगुलर प्लेट का, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है ना। तो अभी इसके अबाउट PQR का फाइंड करना है और एक पॉइंट R है, इसके अबाउट PQR का फाइंड करना है, इसके अबाउट और इसके अबाउट। तो देखो अब ऐसा इसके अबाउट डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाफ होगा, ये तो बोल ही नहीं पाएंगे डायरेक्ट। इसके अबाउट होता तो समझ में आ रही बात। अब यहां से देखिए, मुझे इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले आपको किसके अबाउट फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा, तो सेंट्राइड पे होगा। सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा, तो सेंट्राइड पे होगा, है ना। तो इसका कहीं पे सेंट्राइड तो यहाँ पे होगा कहीं, आप सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, C2, है ना। तो मुझे इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ से, एक मिनट, IP और IR। तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ये डिस्टेंस, ये तो फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई ये नहीं है, ये फाइंड करना होगा। और इसका ये वाला डिस्टेंस अगर फाइंड करना होगा, तो ये दोनों तो सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है, ठीक है। तो IP और IR मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी अगर मैं, अच्छा इसके बोर्ड अगर मुझे फाइंड करना होगा इसके बोर्ड, तो इसको क्या लिखेंगे, IP को क्या लिखेंगे अपन, IP इसके बोर्ड अगर फाइंड करना होगा, तो सेंटर ऑफ मास का फाइंड कर लेते हैं, प्लस दिस डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। इसके लिए इसका मास M1, जो भी मास इसका M0 होगा तो इसका भी M0 मास होगा। तो ये हो जाएगा ICM मतलब IC1 प्लस M0 इंटू PC1 स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस C1P स्क्वायर, C1P का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसके अबाउट, है ना। अगर मैं इसका फाइंड किया, इसका अगर मैं यही इसी का फाइंड करता, इस वाले का फाइंड करता इसी के अबाउट, IP और IP' फाइंड करता, तो मुझे आ जाता IC2 प्लस M0 इंटू C2P स्क्वायर आ जाता, दिस स्क्वायर। अब ये बताओ, इसके अबाउट टोटल अपने को पता है I है, I क्या हो जाएगा, इसका एक फाइंड कर लिया और इसका फाइंड कर लिया, इन दोनों का समेशन होगा, है ना। तो I को आप क्या लिख सकते थे, IP प्लस IP डैश, क्योंकि ये तो गिवन है, ये गिवन है। P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I है। तो इस वाले प्लेट का फाइंड कर लिया और इसके इस प्लेट का फाइंड कर लिया, तो ये हो जाएगा I।
अब मुझे यहां से अगर मैं रिलेट करूं, ये बताओ ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस में और इस वाले डिस्टेंस में कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा? एक मिनट। ये वाला डिस्टेंस मुझे, अगर यहां से देखोगे, है ना, तो यहां से तो आपको ऐसा ही दिखेगा। अगर यहां से अगर आप ऐसा भी ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला ऐसा, तो ये ग्रेटर दिख रहा है। EC2 ग्रेटर होगा हमेशा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो इस केस में ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। तो ये ग्रेटर है, सिंस C2P इज ग्रेटर देन C1P, हेंस IP dash वुड बी ग्रेटर देन IP। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये वाला जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, सेम वैसा इसका आएगा, सेम वैसा ही इस प्लेट का आएगा, है ना। इसका तो कोई यूज नहीं है। ऑल्सो आईपी आईपी जो हो रहा है ये वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेट का, यही इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये वाला। तो इसको मैं IR/2 लिख देता हूँ, IP/1 इसके अबाउट। तो IP/1 इक्वल्स टू, ये IP1 बोल दो, ये IP2 बोल दीजिए। तो IP2 इज ग्रेटर देन IP1। तो IP इसका जितना होगा इसका भी उतना ही होगा इसके अबाउट, दोनों सेम डिस्टेंस, है ना। तो ये वाला से, तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर है कि ये वाला ग्रेटर है, सिंस IP2 इज ग्रेटर देन IP1, हेंस IP2 वुड बी ग्रेटर देन IR2। तो इसका जो है इसके अबाउट ग्रेटर आ रहा है और इसके अबाउट स्मॉलर आ रहा है। ये बात आई समझ में? अरे इतना क्लियर है तो फिर आगे मैं रिलेट करूंगा। अब आगे देख लीजिए, ये वाला इक्वेशन अब यूज होगा, ये वाला इक्वेशन अब यूज होगा। आई की वैल्यू क्या हो जा रही है? IP1 प्लस IP2। आप इसको क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू IP1 क्या होगा? IR1 के इक्वल है, और ये IP2 है ना। तो I अबाउट P हो गया, I अबाउट R हो गया। अब आपको पता है ये ग्रेटर है इससे, ये ग्रेटर है इससे, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी, अगर दोनों इक्वल होता, ये और ये इक्वल होता, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी होती? I/2 हो जाती। अगर ये दोनों इक्वल होता तो इसकी वैल्यू I/2 हो जाती ना यार। बट ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू I/2 से ग्रेटर होगी। इट मीन्स IP/2 इज ग्रेटर देन I/2, एंड I/R, है ना, ये भी 2 है, 2 इज लेस देन I/2। ये समझा क्या? दोनों इक्वल होता तब होता I/2, बट आपको पता है ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, तो ये ग्रेटर है, इक्वल होता तो I/2 है, अगर ये ग्रेटर है तो ये I/2 से ग्रेटर होगा और ये I/2 से स्मॉलर होगा। तो IP2 इज ग्रेटर देन I/2। तो ये जो PQR है, ये जो आपका PQR है, तो इस एक्सेस के अबाउट IR है ना, IP1 यहां से पता है, IP1 इक्वल्स टू IR2, IP1 इक्वल्स टू, बिकॉज इसका जितना होगा इसके अबाउट, इसका उतना होगा इसके अबाउट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो यहां से PQR को देखोगे तो इसके अबाउट और इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे, तो इस केस में आप क्या बोलोगे? IP इज ग्रेटर देन IR। तो आई थिंक IP और ग्रेटर होना चाहिए I/2 के, तो इसका आंसर C हो जाएगा फिर, अबाउट P एंड दैट इज ग्रेटर देन I/2। इसका आंसर C है। क्वेश्चन नंबर 7, और thin uniform rod of mass m and length L है, 6th भी है। Let I1, I2, I3 be the moment of inertia of a uniform square plate about axis AOC, XD, X, YB, Y dash,
respectively shown in figure, the moment of inertia of the plate is I is 2. तो ऐसा देख लेते हैं, ये ऐसा है। इसके वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसके वोट सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके वोट आपको बताया है I इक्वल्स टू ml²/12। तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो ये वाला डिस्टेंस देख लीजिए, है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? ये L है, ये L है, तो ये L/2 ये पूरा डिस्टेंस √2L, तो ये L/√2 हो जाएगा। इसका मास यहाँ पे, तो इसके वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? यही सेंटर ऑफ मास है, तो ICM, है ना, ICM प्लस MR², तो M L/√2 का स्क्वायर, तो ये है ml²/12 प्लस ml²/2। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ये हो जाएगा ml² प्लस 6ml², ये हो जाएगा 7ml²/12। तो किसके वोट क्या है? इसको उसने बोला I1 D, इसको उसने बोला I2 और इसको I3। I2 और I3 तो सेम होगा, तो I1 is to I2 is to I3 कितना होएगा? ml²/12 is to 7ml²/12 is to 7ml², है ना, 12 12 जाएगा ml², 1:7:7 हो जाएगा फिर। डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ हो गया, 7 8 13 14 17 7। A thin uniform rod of mass m and length L has moment of inertia I। ये रॉड है, इसका लेंथ L है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा है? किसके अबाउट? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर, मतलब ऐसा, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो I की वैल्यू आप क्या लिख सकते थे? ml²/12। A rod is bent in a form of semicircular arc. Now its moment of inertia through the center of semicircular arc and perpendicular to its plane is I2। अब इसको क्या किया? ये ऐसा बन गया, ये है ना, ये रॉड जो है ये थिन रॉड है, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अब ये बताइए, ये इसके वोट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये I1 है, ये I2 है, तो इसका रेडियस R मान लो अभी। तो I2 को आप क्या लिखोगे? सेमी सर्कुलर रिंग है तो मास तो वही है, तो M इंटू R² होगा। एंड ये पूरा लेंथ कितना है? πr, तो πr की वैल्यू कितनी है? L, तो R कितना हो जाएगा? L/π। जितना कंप्लीट रिंग का होता है उतना ही कोई भी पार्ट रहेगा उतना ही होगा सेम एक्सेस के वर्ड। तो M R की वैल्यू L²/π, L²/π² हो जाएगा, L²/π² हो जाएगा। तो ये है ml²/12 और ये ml²/π²। π² जो है वो 10 के आसपास होगा, तो इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है। इट मींस I2 is greater than I1, therefore I1 by, yeah, 1 is greater than I1 by I2, so I1 by I2 is less than 1, less than 1। यही बात समझ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the moment of inertia of a semicircular plate of radius r and about an axis a dash passing through its center, passing through its center, ये ऐसा है। इसको मैं क्या करता हूँ, और सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में क्या, हाँ सेम प्लेन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, क्योंकि ए डैश इन इट्स प्लेन। ये बताओ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सेमी सर्कुलर मतलब ये प्लेट है, I1 इज ग्रेटर देन I2 कैसे होगा?
अरे I1 कितना है, ml²/12 है, I2 कितना है, ml²/π², ये स्मॉलर है ना यार इससे, तो डिनोमिनेटर स्मॉलर है, मतलब पूरी वैल्यू तो ग्रेटर होगी ना इससे। अभी बताओ अगर ये ऐसा होता और इस एक्सिस के बोर्ड फाइंड करना होता, ये ऐसा होता और इस एक्सिस के बोर्ड फाइंड करना होता, कितना आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बोर्ड, डायमीटर के बोर्ड बेसिकली, हाँ ml²/mr²/4 होता या नहीं होता। अब यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो, वैसा बन गया, ये वही डायमीटर है या नहीं है, डायमीटर चेंज हुआ है क्या। तो आपको बताया है कि अगर कंप्लीट रहे, हाफ रहे, कुछ भी रहे, अगर एक्सिस जिसके बोर्ड पहले जितना होता था अभी भी उतना होगा क्या, ये डायमीटर ही है ना, तो थीटा का कोई काम है। तो इसके बोर्ड कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी मास अभी है, इसका मास, पूरे का मास m0 मान लीजिए, इसका मास क्या गिवन है, m, तो आंसर क्या आ जाएगा, mr²/4 ही रहेगा ना, mr²/4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A square plate of mass m and HL is shown in figure. The moment of inertia of the plate about the axis in the plane of plate passing through one of its vertex, making an angle 15 degree from horizontal. 15 डिग्री, ये स्क्वायर प्लेट है, ये एंगल बना रहा है 15 डिग्री। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा बेसिकली, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये बताओ, ये जो अगर ये ऐसा एक्सिस है, इसके अबाउट कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12। इसके अबाउट, इस एक्सिस को भूल जाओ पहले, इसके अबाउट कितना आएगा, ml²/12। अगर मैंने दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिया तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, अगर मैंने दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिया यहाँ पे, क्योंकि एक्सिस तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, फिक्स थोड़ी है। अगर मैं एक ऐसा एक्सिस बना दूं जो इससे पास हो रहा है, ऐसा, दूसरा एक्सिस ऐसा पास हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, बताया था ना, कोई भी दो एक्सिस लेना है परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसके अबाउट भी कितना, ml²/12, इसके अबाउट भी ml²/12। अभी मैंने क्या किया, ये जो 15 डिग्री है, ये जो 15 डिग्री दिख रहा है, इसके पैरेलल ड्रॉ किया, ये पैरेलल ड्रॉ किया, ये वाला एंगल जो आपका है, ये जो एंगल है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये एंगल 45 डिग्री, और ये वाला एंगल 50, ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो अब इस ट्रायंगल को अगर आप अलग से ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा है, ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये 45, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये परपेंडिकुलर है इस पे, और ये एंगल 45 और 15, तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, और ये वाला डिस्टेंस अपने को पता है L/√2, तो ये कितना आ जाएगा, L/√2 sin 60, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इस पे दोनों पैरेलल बना दिया, ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अपने को पता है, ये एंगल 45 है और ये एंगल 15 है, तो टोटल एंगल 60 हो जाएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस r है, r की वैल्यू इतनी हो जाएगी, L/√2 इंटू √3/2, तो बेसिकली ये हो जाएगा √3 L/2 √2। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये इससे पास हो रहा है,
दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है। तो आई को क्या लिख सकते हैं आप, आई ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, ICM प्लस MR²। तो ICM कितना है, ml²/12 प्लस R की जगह पे √3L/2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू ml²/12 आ जाएगी प्लस 3ml²/8। तो यहाँ से ये कितना आएगा 24, 2ml² प्लस 3 तो 9ml²। तो यार इतना आंसर आएगा 11/24 ml²। क्लियर है, 11/24 ml²। नेक्स्ट। तो बस क्या है, कोई भी दो एक्सिस होना चाहिए और वो पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो एक्सिस बनाया, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों परपेंडिकुलर है तो अब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल बना दिया ये एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा तो कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसके बाद ml²/12 ही आएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A wire of mass m and length L is bent in the form of a circular ring. The moment of inertia of ring about its axis. तो रिंग ऐसा है, इसके अबाउट चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस r, मास m, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी mr², एंड 2πr, टोटल डिस्टेंस 2πr इक्वल्स टू क्या है L, r की वैल्यू क्या हो जाएगी L/2π, तो m L/2π का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ml²/4π²। ये तो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 17। The figure shows an isosceles triangular plate of mass m and length L. At the apex 90 degree दिया हुआ है, the apex lies at the origin and the base is parallel to x-axis. The moment of inertia of the plate about z-axis. ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एंगल 90 डिग्री है, आपको इसके अबाउट चाहिए, z इसी प्लेन में, x ये है, ये ऐसा है, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा फिर, या मीडियन भी हो जाएगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस L दिया हुआ है, ये डिस्टेंस L है और ये 90 डिग्री है, तो ये x होगा, ये भी x होगा, है ना। z इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन है क्या, दिख तो नहीं रहा है, बट है क्या, ऐसा लिखा क्या उसने, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द z एक्सिस। ओके y है ये, z नहीं है, तो z यहां से होगा, ठीक है, इसके अबाउट फाइंड करना। हाँ ये y है, ये y दिया हुआ है, मैंने इसी को z लिख लिया था, वहां पे राउंड कर दिया था मैंने। ये y है तो z जो होगा, x ये है, y ये है, ओरिजिन ये है, तो z ऐसा रहा होगा, z ऐसा रहा होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इसके अबाउट तो डायरेक्टली आपको बताया नहीं है कि ये इसके अबाउट कितना होगा, बट एक चीज आपको बताई है क्या, एक स्क्वायर बना लो, एल का स्क्वायर बना लो, है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि यही पॉसिबल है, बहुत सारे मेथड है जिसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं कि यही एक लास्ट ऑप्शन है, बट ये ज्यादा इजी है ना, ये ज्यादा इजी। स्क्वायर बना लिया, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। तो अब देखो इसका जितना होगा इस एक्सेस के अबाउट, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, और इसका भी उतना ही होगा, है ना, क्योंकि सब सेम ट्रायंगल है, इतना ही होगा। तो इस पूरे स्क्वायर का, इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m, तो पूरे का मास 4m। तो इसके अबाउट स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई टोटल, आई टी बोल देता हूँ, तो कितना होता है ml²/6।
तो m की जगह पे यहाँ पे 4m आएगा, एल स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, है ना। तो 4ml स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। तो एक का कितना आएगा, सिर्फ इसका कितना आएगा, इसका जो है इस पॉइंट के अबाउट, सिर्फ इसका इसके अबाउट कितना आएगा, तो आई की वैल्यू जो होगी वो आई टोटल बाय 4 हो जाएगी, 4ml स्क्वायर, क्योंकि सबका मास सेम होगा इसीलिए 4m लेना पड़ेगा आपको, टोटल मास लेना पड़ेगा बाई 6/4। आंसर कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर बाय 6, ml स्क्वायर बाय 6। ये इजी मेथड है, ऐसा नहीं कि यही मेथड है, सिर्फ बहुत सारा मेथड सॉल्व करने का है, बट ये इजी है। नेक्स्ट 18, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एक्स एक्सिस, किसके अबाउट फाइंड करना है, इसका आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसके अबाउट, है ना। तो अगर आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसके अबाउट आई एक्स, तो इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो ये वाला डिस्टेंस, नेक्स्ट पेज में करता हूँ इसको, इसमें तो नहीं आएगा, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पता है नहीं कि कितना है। ये वाला डिस्टेंस एल है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस अपने को पता है हाफ है, l/2। तो ये h जो है, h कितना आएगा आपका, h की वैल्यू जो जाएगी वो l/2 cos 45, l/2 sin 45, नहीं सॉरी 90 है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 है, तो ये भी उतना ही होगा ना, tan 45 लगाओ ना, इसको h मान लो, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/l/2। तो बेसिकली ये 1 इक्वल्स टू h/l/2, तो l/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h। तो अपने को ये आ गया है, ठीक है, h आ गया। अब ये बताओ कि अगर ये ऐसा गिवन है, अगर ये ऐसा गिवन है तो इसके अबाउट तो डायरेक्टली कुछ नहीं बताया है, बट आपको इसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। तो इसके अबाउट अगर आपने पता फाइंड कर लिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अगर ये वाला डिस्टेंस h होता है, तो बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I1 mh स्क्वायर बाय 6। तो इसके अबाउट कब फाइंड कर पाते, जब इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप फाइंड कर पाते ना, तब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, सेंट्राइड पे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर पाएंगे अपन, ICM। एक बार ये आ जाएगा तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I। तो अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास का ये वाला डिस्टेंस कितना होएगा, ये h है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होएगा, अरे ये कितना होगा, h/3, और ये वाला डिस्टेंस 2h/3, यही होता है ना यार। सेंट्रॉइड पे होगा ना इसका सेंटर ऑफ मास, तो अब इन दोनों, ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, तो आप क्या लिखोगे, I1 इक्वल्स टू ICM प्लस m इंटू h/3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो I1 अपने को पहले से पता है, mh स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू ICM प्लस mh स्क्वायर बाई 9। तो यहाँ से ICM की वैल्यू कितनी हो गई, इसको इस साइड लाइए, तो mh स्क्वायर बाई 6 माइनस mh स्क्वायर बाई 9, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो 3mh स्क्वायर माइनस 2mh स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mh स्क्वायर बाई 18। तो यहाँ से एक चीज और पता चल गई कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अगर सेम प्लेन में एक्सिस है, तो mh स्क्वायर बाई 18। अब इन दोनों का यूज करो, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ICM प्लस m, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2h/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ICM कितना है, mh स्क्वायर बाई 18 प्लस 4mh स्क्वायर बाई 9, तो यहाँ से ये कितना आएगा, 18 हो जाएगा, mh स्क्वायर प्लस 8mh स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9mh स्क्वायर बाई 18।
कितना आ गया आंसर, mh²/2। h की वैल्यू पुट कर दीजिए, h कितना है, l/2, तो आंसर हो जाएगा ml²/8, ml²/8। तो यहाँ से अभी इसको भी, इसको तो पहले ही लर्न कर लिया था, mh²/6। सेंटर ऑफ मास के बोर्ड भी लर्न कर लीजिए, mh²/18, और इसके बोर्ड mh²/2। ये दोनों इसलिए नहीं बताया है, ये और ये इसलिए आपको नहीं बताया है क्योंकि ये स्पेसिफिक ट्रायंगल के लिए है, हर केस में h/3 नहीं होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा, बाकी सब ट्रायंगल में ये h/3 नहीं आएगा। कुछ आ रही है बात समझ में? तो यही था डाउट्स। तो देखिए एक बार फिर से, अगर जो सॉल्व नहीं हुआ है फिर से उसको ट्राई कीजिए, आ जाना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है आपका होमवर्क था, इसमें आपका ये डाउट हो गया है। थर्ड एंड फोर्थ, 11th एंड 12th, क्या बोल रहे हैं 11th? थर्ड एंड फोर्थ में भी सर्कल कंप्लीट, हाँ लीव कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ में भी सर्कल नहीं, आप पूरा ये कंप्लीट कर लीजिए ऐसा, ठीक है। तो इसके अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/6। इसको हटा दीजिए, इसका कितना आएगा, ml²/12 आ जाएगा। पुट कर दीजिए वैल्यू, जो भी इसका लेंथ आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्थ में दिया हुआ है 2 rods of equal mass and length lie along the x axis and y axis, their centers at origin, what is the moment of inertia? आ जाएगा वो भी ना, 2 rods equal mass length lie along x and y axis, center at origin, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है यहाँ पे। what is the moment of inertia of both rod about the line, इसके about, तो ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो एक का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके वोट जा रहा है, तो इस एंड के वोट अगर ऐसा होता था, याद है, अगर ये ऐसा होता था, ये एंड एंगल इस एक्सिस से थीटा बनाता था, तो होता था ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। तो इसके वोट कितना होगा, ml²/12 sin स्क्वायर 45। तो ml²/12 sin स्क्वायर 45, इसका भी ml²/12 sin स्क्वायर 45, दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे ml²/12 आएगा, और इस वाले केस में ml²/3 आता था। ml²/12 sin स्क्वायर 45, इसके लिए भी वही आएगा, ml²/12 sin स्क्वायर 45, ऐड कर दीजिए आंसर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ क्या रिकॉर्डिंग, एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो यही आएगा यार, अभी कहाँ से उसको उसको चेंज कर सकते हैं क्या कुछ? देखना पड़ेगा, चेंज होता है क्या जैसा बाकी सब फैकल्टी का सही आता है क्या? तो लग रहा है कुछ होगा, फिर सेटिंग में जाना पड़ेगा क्या वैसा, या फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना, उससे तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक एक मिनट रुको, एक मिनट। अभी लास्ट वाला एक बार रिकॉर्डिंग, अभी वाला रिकॉर्डिंग एक बार देखना, अभी वाला देखना, और फिर मुझे एक बार रिव्यू देना इसका, है ना। अभी मैंने जो शेयरिंग, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था उसको हटा दिया है। एक बार फिर बताना कब कैसा आ रहा है, ठीक है। बाय, टेक केयर।